हाँ पूछिए, इसमें क्या क्या डाउट है। नहीं है इसमें किसी को डाउट? सर फोर। और नहीं सर, नहीं है। 4 क्वेश्चन है क्या? 2 तो क्वेश्चन है इसमें। एक्सरसाइज 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 हो गया ना? इसमें कोई डाउट है? सर बस वो सेकंड का बी वाला समझाइए ना सर। सेकंड का बी वाला बताना है। मैच द स्टेटमेंट्स इन कॉलम 1 with the current element in column 2. ठीक है। Energy dissipated in an element is always 0. तो अब यहाँ देखो, इसने कहा एनर्जी डिसिपेटेड इन एन एलिमेंट इज 0। तो अब जैसे हमारे पास में P दिया रजिस्टर है, तो इसके अक्रॉस पावर तो कभी 0 नहीं होगा, यानी एनर्जी 0 नहीं होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। फिर हमारे पास में Q आइडियल सेल और बैटरी की बात कर रहा है, तो इसमें 0 होगा। क्यों? क्योंकि आइडियल सेल की जब आप बात करोगे तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया? 0, तो कोई एनर्जी का डिसिपेशन होगा ही नहीं। तो इस केस में इसके अक्रॉस पावर क्या होगा? मतलब इस बैटरी के अक्रॉस पावर कोई डिसिपेट होगी नहीं, तो वो 0 होगा। फिर हमारे पास में आर मतलब नॉन आइडियल, इसमें तो होना ही होना है। नॉन आइडियल सेल या बैटरी की बात करेंगे। इस केस में तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है ही नहीं, तो इसके अक्रॉस पावर का क्या होगा? मतलब एनर्जी का क्या होगा? यहाँ लॉस होगा ना। तभी तो आपने देखा होगा कि एफिशिएंसी हमारी 100% नहीं आती है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उस केस में पावर जो है, मतलब जो एफिशिएंसी 100% नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस भी एनर्जी का लॉस होता है। तो इस केस में क्या होगा? P 0 नहीं होगा। फिर हमारे पास में S शॉर्ट सर्किटेड रजिस्टर। शॉर्ट सर्किट रजिस्टर का मतलब ये है कि मान लो ये बैटरी हमने लगाया, तो यहाँ अगर हम लोग इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस जो था, मान लो रेजिस्टेंस R है, मान लेते हैं रेजिस्टेंस R है, और अगर इसी को 0 कर दो तब भी इसके अक्रॉस पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना। हरी बात सुन में, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? Q एंड S होना चाहिए। ओके, इस तरह से करना है। ओके, क्लियर है भाई? हाँ सर, क्लियर हो गया। अब है हमारे पास में एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। सेकेंड। एक मिनट रुकिए। हाँ बताइए, 14 हो गया। सेकेंड। थर्ड सर फिफ्थ का डी। 13 सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ का डी। 13 का बी। 9 और 11। एक मिनट 8 8 7 8 7 9 9 13 का बी।
10th, 13 का B, 11th, 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 सर 12th में भी 12th, 12th, 15th, 15, 13th, 16, 16th, 16, 13 हो गया, 17, 17, 17, हाँ, और 16 हो गया, 18, और बताइए। 19, सर 19 का B, एक मिनट पहले मैं एक बार देख तो लूँ आप कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको कैपेसिटर पढ़ाने के बाद ही बताऊंगा। एक मिनट में देख लेता हूँ पहले। इनफाइनाइट 18 इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म नहीं, ये आपको, चलो खैर इसको तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें कर दूंगा। 19 भी कर लेंगे। 19 पूछा नहीं किसी ने, 19 तो बताऊं ना। हाँ सर 19, हाँ हाँ सर। सर, हाँ, और 20 21 वो कैपेसिटर पढ़ाने के बाद बताऊंगा मैं, ठीक है, सॉरी, हाँ 20 21, और मैं यहाँ बताता हूँ 19 और 22, ये मैं बता देता हूँ। ओके ओके, चलो पहले ये कर लेते फिर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? Resistance of 2 ohm is connected across one gap of meter bridge. The length of wire is 100 centimeter and an unknown resistance greater than 2 ohm is connected across the other gap. When these resistances are interchanged, the balance point shift by 20 centimeter. Neglect any corrections. The unknown resistance is. इसमें क्या करना है दरअसल, इसमें हमारे पास में ये ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, और ये ए और बी के बीच में 100 सेंटीमीटर का ये वायर है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ है कैपिटल आर, जो कि ये मैंने मान लिया कि ये 2 ओम है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लिया मैंने जो कि एक्स है। ओके, और ये सिस्टम इस तरह से, ये ए और ये बी पॉइंट है। ओके, तो ये कह रहा है कि अननोन रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 2 ओम, यानी इसका मतलब ये जो है ये 2 ओम से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर की बात करें जो कि ये सी पॉइंट है, और यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करें, तो ये मान लो एल डिस्टेंस पर, मान लो L1 डिस्टेंस पर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट एल ही ले लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 100 माइनस एल। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ, क्योंकि x बड़ा है, तो ये अगर इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है क्योंकि बैलेंस बता रहा है यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2/x इक्वल टू L बाई 100 माइनस एल। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो L है दरअसल ये लेस देन 50 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन 50 होना चाहिए। क्लियर है? अब इसने कहा कि इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने का मतलब क्या हो जाएगा, x/2, तो ये क्या होगा फिर यहाँ L + 20 डिवाइडेड बाई, अगर ये L + 20 है तो फिर दूसरी साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 80 माइनस एल हो जाएगा ना। ये बात समझ में आई सबको? कितना हो जाएगा 80 माइनस एल, क्योंकि दोनों का सम क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए ना। क्लियर है? तो क्या पूछ रहा अपने से, अननोन रेजिस्टेंस बताओ, तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।
क्या करो, पहले डिवाइड कर लो इसको, है ना। आता है इससे आंसर कि नहीं आता है? सर ये क्वेश्चन शीट में तो है। हाँ? अच्छा दिया है, ये आंसर आता है ना इससे? हाँ सर आता है। हाँ तो सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा फिर, है ना। ये दो इक्वेशन आपके पास में, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया ना सबने भाई? साथ में लिख रहे हो ना सब? नहीं सर, अभी 1 मिनट। अच्छा ये समझ में आएगा ये इक्वेशन कैसे लिखा मैंने? ये बना के दिखाऊं वापस से डायग्राम? अगर डायग्राम बनाएंगे तो देखो ऐसा रहेगा। ये यहाँ हमने x लगा दिया है, x रेजिस्टेंस, और यहाँ ये R इक्वल टू 2 ओम रख दिया है। ये C पॉइंट है, ये गैल्वेनोमीटर है। तो उसको कितना शिफ्ट किया है इसने? तो लेंथ हो गया L प्लस 20, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस L रह जाएगा। ओके, तो यही किया हमने। तो इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3। Figure shows 3 resistors configurations R1, R2 and R3 connected to 3-volt battery. If the power dissipated by the configuration R1, R2 and R3 is P1, P2 and P3 respectively, then figure is। तो पहले वाला फिगर देखो आप क्या कह रहा है। पहले वाला फिगर ये कह रहा है कि वीटी स्टोन ब्रिज बन रहा है, ये समझ में आया? ये R1 वाला जो फिगर है, ये बात समझ में आई मैंने जो कहा? ये क्या बना रहा है? वीटी स्टोन ब्रिज बना रहा है। ठीक है, देखो कैसे, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, और एक इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस है, और एक इन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस है, और यहाँ हमारे पास में 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ देखो सबका रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ 1 ओम है, इसका भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, 1 ओम है, 1 ओम है। आप यहाँ देखो, ये मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं कि बी पॉइंट है, और ये देखो आप, ये सी है और ये डी है। तो सर्किट कैसे बन रहा है देखो यहाँ, तो ये हमारे पास में ए, ये बी और ये सी और ये डी है, और इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस भी लगा रखा है। ये सर्किट ऐसा बन गया देखो आप। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो आप देखो कि ये वाला रेजिस्टेंस तो बेकार हो गया। कौन सा? ये वाला। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, तो इसमें करंट जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो गया देखो भैया, सर्किट कैसा हो जाएगा ये? ओके, ये माइनस, ये प्लस, ये 3 वोल्ट है। तो आप देख रहे हो कि ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। ये रेजिस्टेंस देखो मिला के कितना हो गया? 2 ओम हो गया। इधर उसी तरह ये भी 2 ओम हो गया। 2 m किस में है? सीरीज में कि पैरेलल में? तो कितना हो जाएगा? 1 ओम आ गया। यानी इसके अक्रॉस, यानी ऐसा हो गया सर्किट है। तो ये 1 ओम हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये 3 वोल्ट हो गया। तो पावर की बात कर रहा है, तो इसके अक्रॉस पावर P1 क्या लिखेंगे हम लोग?
आई इंटू वी ना, या वी स्क्वायर बाई आर ना, तो हाँ ये सर। कितना हो गया 9/1, यानी P1 कितना आ गया हमारे पास में 9 वोट। ये क्लियर है भाई सबको? 9 वोट आ रहा है इसमें, डाउट है इसमें किसी को? नहीं सर। ये लिख लिया सबने ऊपर का? हाँ सर लिख लिया। ये भी लिख लिया होगा। तो पहला आंसर तो ये आ गया हमारा, मतलब ये आंसर क्या, मतलब पहला ऑप्शन का तो आंसर ये मिला अपने को। ओके, चले आगे। नहीं लिखा हो तो बता देना। दूसरा है हमारे पास में R2। तो अब इस केस में देखो कैसा दिया है, ये ऐसा सर्किट है हमारे पास में। वापस से यहाँ 3 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अब यहाँ देखो ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये दोनों किस में सीरीज में, कितना हो गया 2। ये दोनों किस में, ये भी सीरीज में, तो कितना हो गया 2। और ये कितना था, ये तो 1 ओम है। तो आप देखो कि 2 2 1 तीनों किस में है, ये पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में आ गया तो क्या लिखोगे 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/R इक्वलेंट। तो ये कितना आ गया अल्टीमेटली 1 ही आ गया, यानी R इक्वलेंट इसका कितना आ गया 1 ही आ गया, है ना। तो इसका भी 1 आ गया, तो इसकी भी तो बराबर है फिर तो, ऐसा है तो। 1/2 आएगा ना? हाँ 1/2 सॉरी सॉरी है। सॉरी 2 बन गया ना। हाँ, ये 2 आ रहा है दरअसल, ये 2 आ रहा है ना। 1 + 1 2 आ रहा है ना, तो हाँ। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, यानी 1/2 ओम, है ना। तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा P2 = V²/R, यानी 9 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1/2, कितना आ गया 18 वोट आ गया। तो इसका मतलब P2 तो P1 से ज़्यादा है। अब आगे चलते हैं, तीसरा केस ये लिख लिया हो तो आगे चलें। R3, R3 में क्या हो रहा है देखो यहाँ, ये सर्किट है हमारे पास में। यहाँ भी ये 3 वोल्ट है, ये प्लस ये माइनस, ये 3 वोल्ट है। तो ये कितना है 1 ओम है, 1 ओम है, 1 ओम है, 1 ओम है, 1 ओम है। अब यहाँ देखो ये दोनों किस में सीरीज में, तो 2 हो गया। ये दोनों किस में सीरीज में, 2 हो गया। तो 2 2 मिला के कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि 2 2 पैरेलल में, तो कितना हो गया 1। और 1 और 1 मिला के ये वाला, तो कितना हो जाएगा यहाँ भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ R इक्वलेंट कितना आ गया 2 ओम आ गया। तो अब इस केस में पावर क्या आ जाएगा P3 = V²/R, यानी 9/4 वोट, सॉरी 9/2 आएगा, 9/2 वोट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि P2 जो है वो P1 से ज़्यादा है, और P1 जो है वो P3 से ज़्यादा है, यानी इसका आंसर ये आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास में इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का बी बताना है ना। क्या कह रहा है देखो, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, हमें ऐसा सर्किट दिया हुआ है ये हमारे पास में सर्किट है। अच्छा मैं एक बार और बताता हूँ, कुछ बच्चे बाद में भी आए थे। कि होमवर्क में आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला रहेगा। अच्छा मेंस वाले भी जो है ना, मेंस वाले जो बच्चे हैं वो डीपीपी करना शुरू कर दीजिए, मैं आपको अलग से डीपीपी डिस्कस करूंगा। और एडवांस वालों भी आप भी डीपीपी शुरू कर दीजिए। जब मैं आपकी एडवांस की अलग से क्लास लूंगा ना, जिसमें एक्सरसाइज 2 डिस्कस करूंगा, उसमें डीपीपी भी डिस्कस करूंगा मैं, तो डीपीपी भी साथ में डिस्कस करते चलेंगे हम लोग। ओके, और कॉमन क्लास में एक्सरसाइज 1 और 3 रहेगा, एडवांस का है 1 और 3 तो कॉमन है वैसे भी, और 1 कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, तो 1 में कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो ये R1 है हमारे पास में, ये सर कितना आप है पहले कौन सा डिस्कस करेंगे? मतलब पहले एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे कि शीट का एक्सरसाइज 2 और डीपीपी? नहीं, कॉमन क्लास में तो मैं एनसीईआरटी करूंगा ना, वो तो कॉमन क्लास में रहेगा एनसीईआरटी तो। लेकिन जब आपकी सेपरेट लगाऊंगा तो फिर उसमें एक्सरसाइज 2 और डीपीपी डिस्कस करेंगे एडवांस वालों के लिए, ठीक है। ओके सर। और मेंस वालों का सिर्फ डीपीपी डिस्कस करूंगा अलग से मैं, ठीक है। वो वैसे मुश्किल से 15 दिन में एक क्लास लगेगी, क्योंकि उतना ही तभी उतना होमवर्क हो पाएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं एनसीईआरटी डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो कॉमन क्लास होगी उसकी कह रहा हूँ मैं। ओके सर। और ये RL है हमारे पास में, जो कि 1.5 किलो ओम का मतलब हुआ 1500 ओम, और ये 6000 ओम है। ये हमारे पास में R2 है। तो क्या कह रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL चाहिए कि 18 ओम, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इसमें क्या पूछना चाह रहे मेरे से, है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम सर भाई? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भी चाहिए। इफ R1 नहीं सर, R2 सिर्फ डेरिप चाहिए सिर्फ। if R1 and R2 are interchanged, magnitude of the power dissipated in R will decrease by a factor of 9। तो कोई बात नहीं, पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा वो निकाल सकते हैं, कितना मिलेगा भाई? इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, कौन बताएगा? 1/600 प्लस 1/15 एंड 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आ जाएगा 1200, ले रहे ना। तो यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या मिलेगा अपने को, है ना, वही मिलेगा ना 1200। भाई। हाँ 1200 मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ से ये आ गया 1200 ओम, और ये आ गया 200 ओम, ये माइनस, ये प्लस, ये 24 वोल्ट है। तो पहले इसमें करंट निकाल लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ का अपने को वोल्टेज भी मिल जाएगा। इसको मैं V1 मान लूंगा या VL मान लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही लोड के अक्रॉस भी होगा। तो पहले तो करंट निकालेंगे, तो करंट कितना मिलेगा अपने को, 24 बाई, ये हो जाएगा 3200 एम्पियर। तो VL कितना मिलेगा अपने को यहाँ, ये हो जाएगा 24 इंटू 1200 डिवाइड बाई 3200 वोल्ट आ जाएगा। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसके जो RL है यानी आ जाएगा PL इक्वल टू VL का होल स्क्वायर बाई 1500, यहाँ रख देंगे तो आपको PL मिल जाएगा। क्लियर? अब इसको इंटरचेंज करने की कह रहा है, तो यानी सर्किट क्या बनाने को कह रहा है, ये 2000 है, तो R1 R2 को इंटरचेंज करने की कह रहा है। तो ये कितना चला जाएगा, 600
है ना 1000, और यहाँ चला जाएगा 2000 ओम, और ये रेजिस्टेंस हमारे पास में तो 1500 ओम। तो जैसा ऊपर किया वैसे यहाँ नहीं कर सकते, सेम यही करना है, ये प्लस या माइनस इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर करंट निकाल लो, जो यहाँ किया है वो यहाँ करना है, कर लोगे। तो वो कह रहा है यानी RL विल डिक्रीज बाय ए फैक्टर, है ना, इसके अक्रॉस RL के अक्रॉस। तो इसका मतलब ये होगा कि जो फाइनल आपको मिलेगा ना यहाँ, ये दरअसल ये क्या हो गया एक तरह से इसके अक्रॉस, P इनिशियल हो गया ना, तो ये आना चाहिए, अगर ये आ गया तो प्रूव हो गया। ये कहने का मतलब है, क्लियर है। R इंटरचेंज मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर डिसिपेटेड इन RL विल डिक्रीज बाय ए फैक्टर, यानी P इनिशियल बाय 9, ये आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आंसर गलत हो गया। भाई समझ में आया अब? हाँ सर। अब ये से जैसा यहाँ वैसे यहाँ करना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। सर क्या आप फोर्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 भी समझा सकते हो? क्या कह रहा है? In a meter bridge experiment, null point of an unknown resistance is measured. Now the unknown resistance is put inside an enclosure maintained at higher temperature. तो इसका मतलब क्या हो, उसका टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ रहा है तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। द नल पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड एट द सेम पॉइंट एज बिफोर बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। देखो इसका मतलब क्या है, ये कहने का मतलब यहाँ पहले इसको समझ लेते हैं भाई। ये मान लो हमारे पास में ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है और ये अननोन रेजिस्टेंस है। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? अभी कुछ हुआ था ना?
तो हाँ गड़बड़ सर। हुआ है। क्या प्रॉब्लम होगी? अभी दिख रहा है? ये क्वेश्चन समझ में आया? मेरी आवाज आ रही ना? हाँ हेलो। सर। हाँ, ये ना सर, आपको ये क्वेश्चन आवाज क्लियर बीच हुआ? में कट गया था। हाँ, सर ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से बताओगे क्या? सर आवाज इसमें बताना क्या था, देखो ना आप खुद ही देखो, ये फिगर दिख रहा है आपको? हाँ सर। ये देखो फिगर दिख रहा है, ये वाला फिगर देख रहे हैं आप? ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया, तो मतलब इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जीरो होना चाहिए तो R बाई एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? L बाई 100 माइनस एल होना चाहिए। ये कह रहा है कि L चेंज नहीं कर रहा है, L चेंज नहीं कर रहा तो 100 माइनस एल भी चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब L बाई 100 माइनस एल कॉन्स्टेंट हो गया ना। अगर कांस्टेंट हो गया तो R इक्वल टू क्या हो गया? मैंने कांस्टेंट को स्मॉल k मान लिया, तो R इक्वल टू क्या हो गया? k इंटू एक्स हो गया। अब ये कह रहा है कि x बढ़ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा है तो x बढ़ रहा है तो फिर R को भी बढ़ना पड़ेगा ना। लेकिन ये क्या कह रहा है? R तो डिक्रीज कर रहा है, कि तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना वो। क्वेश्चन नंबर हाँ 4 ओके का सर। है ना ऑप्शन, मतलब वो क्या हो गया? स्टेटमेंट गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। Incandescent bulbs are designed by keeping in mind that the resistance of their filament increases with increase in temperature। ध्यान से देखिएगा, ये जो इसने जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स जो पहले आते थे जिसमें फिलामेंट लगा रहता था ना, कौन किसका होता था? टंगस्टन का। उसकी बात कर रहा है, इस बल्ब की बात कर रहा है दरअसल। अब तो खैर एलईडी आने लग गए हैं। ये जो बल्ब आते थे, ठीक है, तो कह रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, तो ये पॉइंट पहले दिमाग में बैठा लेना है कि इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और अगर आपने इन बल्ब को देखा, इनको नहीं देखा तो आप तो ट्यूबलाइट को देखो, ट्यूबलाइट को कभी टच करके देखेगा, वो क्या हो जाता है? हीटअप हो जाता है ना। क्या हो जाता है? जब तो ट्यूबलाइट जब हीटअप हो जाता है, इवन ये बल्ब भी हीटअप हो जाता है, कौन सा एलईडी भी हीटअप हो जाता है, हो गए, क्योंकि एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई ना हीट में। तो ये जो फिलामेंट वाले जो बल्ब आते थे ये भी हीटअप हो जाते थे, तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या कर रहा है? वहां बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या होगा इस केस में? अब इसने क्या कहा देखो, incandescent bulb are designed by keeping in mind that the resistance of their filament increases with the increase in temperature. If at room temperature, ध्यान से सुनिएगा, रूम टेम्परेचर पर जो पावर है, यानी इसको मैं ले सकता हूँ R01 जो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इसको किसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे? V ले लेता हूँ मैं, क्योंकि हर बल्ब का रेटिंग होता है, उसमें क्या होगा? 220 वोल्ट लिखा रहता है, तो उसको V नॉट ले लेते हैं। तो V नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? 100 वोट। R नॉट 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? V नॉट का होल स्क्वायर बाई 60 वोट। और R नॉट 3 इक्वल टू क्या होगा? V नॉट का होल स्क्वायर बाई 40 वोट। ठीक है, तो वोट को हटा दो, इससे जरूरत ही नहीं है। ये होगा हमारे पास में, ये है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये सब के सब कहाँ है? ये मान लो हमारा, हमने इस तरह से बल्ब को लेकर आए तो ये दिखा रहा होगा। ओके, लेकिन क्या कह रहा है उसके बाद है,
ये कह रहा है कि have और if at room temperature these bulbs have filament resistance respectively, the relation between these resistance क्या होगा? तो ये कह रहा है कि इनका ओके इसमें कुछ गड़बड़ है भाई, थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि जो ये बोल रहा है ना, ये जो रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये तो रूम टेम्परेचर के हो गए, लेकिन यहाँ भी ये कह रहा है कि बल्ब्स हैव फिलामेंट रेजिस्टेंस R100 R60 R40, द रिलेशन बिटवीन दीज रेजिस्टेंसेस इज, रूम टेम्परेचर पर ये दे रहा है और उनके रेजिस्टेंसेस ये दे रहा है। लेकिन ये तो रूम टेम्परेचर का बता रहा है, तो क्या होगा दरअसल इसमें, क्योंकि V0 तो हमारा कांस्टेंट है, ओके, V0 तो हमारा वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अब इसमें अपने को बताना है कि रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन बड़ा जी पूछा है इसमें, the relation between these resistance is, करेगा मतलब तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 100 इक्वल टू V0 का होल स्क्वायर बाई R01 है ना, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 60 इक्वल टू V0 का होल स्क्वायर बाई R02, और ये हो जाएगा हमारे पास में 40 इक्वल टू V0 का ये होल स्क्वायर है दरअसल बाई R3, ठीक है। ये R03 हमारे पास में, ओके। तो मेन जो आंसर होगा ना, वो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि V0 का होल स्क्वायर बाई R01 ग्रेटर देन V0 का होल स्क्वायर बाई R02 ग्रेटर देन V0 का होल स्क्वायर बाई R03, ये आंसर होना चाहिए। यानी इसके हिसाब से अगर आंसर हम देखें तो हो जाएगा 1 बाई, यानी हो गया R100 ग्रेटर देन ये होना चाहिए R60 ग्रेटर देन R40, ये आंसर हम लोग मान के चलेंगे। क्यों मान के चलेंगे? क्योंकि उसका रीजन जो है ना वो टेम्परेचर चेंज करना है, टेम्परेचर चेंज करना है, तो ये रिलेशन होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर फर्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन में भी तो ये दोनों का इनको ऐड करो, देखो अल्टीमेटली क्या आ जा रहा है, वो आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो हमेशा होल्ड करेगा, ये कह रहा हूं मैं, ये हमेशा वैलिड है, ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, हर टाइम चेंज करेगा एक्चुअल में, तो ये जो इक्वेशन है ना ये हमेशा ट्रू रहेगा, इसलिए मेरे हिसाब से आंसर इसका डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि अगर हम लोग एमीटर बनाते हैं तो आपको मालूम है ना कि गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस, पैरेलल में लगाते हैं। यहाँ स्मॉल रेजिस्टेंस क्या दिया है इसने, टू वेरीफाई ohms law student is provided with a test resistor RT, हाई रेजिस्टेंस R1 और स्मॉल रेजिस्टेंस R2, यानी ये होना चाहिए R2, ये मिला के क्या देगा आपको, ये देगा अपने को अमीटर, और अमीटर को हमेशा किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के साथ में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो कि कितना दिया इसने, R1 दिया, और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर बोलते हैं।
और वोल्ट मीटर को जिसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए उसके अक्रॉस लगाते हैं हम लोग, यानी उसके पैरेलल में लगाते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप यहाँ जाते हो, ऑप्शन नंबर सी इसका मैच कर रहा है। देखो ऑप्शन नंबर सी इसका मैच कर रहा है, क्योंकि हमें इसके अक्रॉस क्या चाहिए, वोल्ट, इसके अक्रॉस अपने को क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। और ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस इसने सीरीज में जो अमीटर लगाया है, यानी ये हमारे पास क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है और ये इसके साथ में क्या लगाया इसने, R2। तो ये क्या बना रहा है, अमीटर बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में ऐसा होना चाहिए और ये वेरिएबल वोल्टेज है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे बात समझ में। तो ये क्या बन गया, यानी ये हो गया एक्चुअल में ऐसा सर्किट हो गया कि ये RT है और इसके अक्रॉस क्या लगाया हमने, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर कर रहा है, और इस सर्किट में ये क्या लगाया हमने, अमीटर लगाया जो करंट मेजर कर रहा है। तो इस तरह से वेरीफाई करते हैं, ये होना चाहिए। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है when two identical batteries of internal resistance 1 ohm each are connected in series। दो आइडेंटिकल बैटरीज हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये E है और इसका भी EMF दिया हुआ है, और एन आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R, यानी इसके अक्रॉस ऐसा लगाया है। द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन R इज J1, यानी J1 यानी इसमें जो करंट है मान लेते हैं I1 है, तो यानी I1 का होल स्क्वायर इंटू R, ये J1 है। ओके, और I1 को क्या लिखोगे यहाँ, मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये हो जाएगा दरअसल 2E डिवाइडेड बाई R प्लस 2R का होल स्क्वायर इंटू R। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ये लूप बनाओ इसमें, तो क्या लिखोगे आप, माइनस E प्लस IR प्लस I स्मॉल r माइनस E प्लस I स्मॉल r इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये करंट मिल जाएगा अपने को। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई है। When the same batteries are connected in parallel, अब ये कह रहा है कि इनको पैरेलल में लगा दिया, तो ये R है, ये माइनस प्लस ये E है, ये R है माइनस प्लस ये E है और एक कैपिटल R है। तो हमें ये मालूम है कि इसका इक्विवेलेंट बैटरी क्या बनेगा, इक्विवेलेंट बैटरी बनेगा जिसका E सेम रहेगा और ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, माइनस प्लस और ये E और ये कैपिटल R। अभी इसमें करंट मान लेते हैं I2 है, तो इसके अक्रॉस जो पावर है वो क्या कह रहा है, J2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ I2 का होल स्क्वायर इंटू R, और I2 क्या हो जाएगा यहाँ E डिवाइडेड बाई R प्लस R/2 का होल स्क्वायर इंटू R, ये J2 हो गया, है ना। फिर ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी बताया अपने को, क्या है, ये गिवन है कि J1 इक्वल टू 2.25 J2। कह रहा है कि वैल्यू बताओ किसकी, R स्मॉल r की वैल्यू तो दे रखा है, तो बताओ कि कैपिटल R की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से लिखेंगे 2E बाई R प्लस 2R का होल स्क्वायर इंटू R, है ना। ये इक्वेशन आ गई इक्वल टू 2.25 और ये E डिवाइडेड बाई R प्लस R/2 का होल स्क्वायर इंटू R, और R की वैल्यू यहाँ 1 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और E तो कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। भाई लिख रहे हो ना सब लोग, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ सर आ रही है। लिख लिया ना ये सब जो भी लिखवाया मैंने अभी? नहीं सर रुक, लिख रहे हैं। यार बोला करो ना भैया, उसको पहले वाला लिख लिया था। अरे बेटा पहले वाला लिख लिया था क्या?
हाँ सर, ये वाला लिख रहा होगी। हाँ सर, लिख लिया था पहले वाला। लिख लिया, आगे चलें। हाँ सर। लिख लिया ना? हाँ नेक्स्ट सर। है क्वेश्चन नंबर 10. Two batteries of different EMFs are different and different internal resistances are connected as shown. The voltage across AB in voltage. AB का क्रॉस वोल्टेज बताना है। क्या क्वेश्चन पूछते हो यार आप लोग? अरे मान लो नहीं भी समझ में आया, आप इसका लूप बना के सॉल्व करके निकाल सकते थे। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। पहला इसका इक्विवेलेंट बना के दिखाता हूँ पहले। आप लोग क्या है ना, मतलब एक होता है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस की कमी और कोई प्रॉब्लम नहीं, मालूम है। मैंने पहले भी कहा था कॉमन सेंस बड़ी चीज बना ली आप लोगों ने। ये ए और ये बी, ये कितना है 6 वोल्ट है, ये माइनस ये प्लस, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये माइनस ये प्लस, ये 3 वोल्ट है। पहले इसका ईएमएफ निकाल लेते हैं। ईएमएफ क्या होगा 6/1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई, क्यों? क्योंकि प्लस प्लस दिख रहा है ना, इसलिए ऐसा लिखेंगे। 1/1 प्लस 1/2, यानी ये कितना हो गया हमारे पास में 6 प्लस 3/2 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा भाई 1.5, यानी E इक्वल टू आ गया हमारे पास में 6 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 1.5, यानी हो गया 7.5/1.5, यानी कितना आ गया है 5 वोल्ट। मालूम आंसर भी यही है। क्यों है बताता हूँ। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 2 × 1 डिवाइड बाई 1 + 2, यानी 2/3 ओम, यानी ये आ गया हमारे पास में। ये बैटरी बन गई है, और ये ए और ये बी है ना, और ये कितना हो गया प्लस माइनस, ये आ गया 5 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 2/3 ओम। तो यही है आंसर। तो आंसर क्या हो गया, क्योंकि करंट तो फ्लो कर ही नहीं रहा है तो ओपन सर्किट है, तो वोल्टेज कितना आ गया, यानी VA माइनस VB आ गया 5 वोल्ट। यही आंसर है। दूसरा तरीका क्या है, मान लो कुछ पता ही नहीं अपने को, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था, लेकिन हमें किरचॉफ तो आते हैं, भगवान की दया से वो तो दिया है, पर कॉमन सेंस नहीं दिया है ना। प्रॉब्लम तो ये है, सब दिया है तो कॉमन सेंस नहीं दिया भगवान ने। तो ये 1 ओम है, ये प्लस माइनस, और ये 3 वोल्ट है, ये 2 ओम है। मान लेते हैं करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है ना। तो मान लो यहाँ से करंट आई गया, यहाँ से आई होता हुआ यहाँ से आई वापस आ गया बैटरी में। सॉल्व कर लेते हैं। तो -6 प्लस 3 प्लस 2 × I प्लस I × 1, और ये इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमारे पास आ गया 3 = 3I, यानी I की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 1 एम्पेयर आ गया। और मैंने आपको 2 पॉइंट के बीच में कैसे लिखा जाता है बताया था। तो मैं कैसे आ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ ऐसे, है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। कैसे लिखूंगा, VA माइनस VB इक्वल टू 6 माइनस, क्योंकि मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, क्योंकि तो -1 × 1 कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते थे, पर कॉमन सेंस भी तो है, वो दिया ही भगवान ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बात, ये लिख लिया भाई सबने? लिख लिया? नहीं सर। नहीं लिख तो बोलो ना बेटा यार, ये तो हर बार पूछूंगा क्या मैं ऐसे। ऊपर का तो लिख लिया था ना,
बेटा ऊपर का लिख लिया था। हाँ हाँ सर हो गया। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास में ऐसा सर्किट दिया है, ये हमारे पास में 12 वोल्ट है। तो हो क्या रहा दरअसल, यहाँ ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। अब इसमें इस तरह की सिमेट्री है कि आप देखो कि जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट आप देख रहे हो कि इससे जाना चाहिए, जितना करंट इससे जाएगा उतना ही करंट इससे जाना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो यहाँ क्या होगा दरअसल, यहाँ से अगर 2 आया तो इसका मतलब यहाँ से भी वही करंट जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर इसमें I1 है तो इसमें भी I1 जाएगा और इसमें भी I1 जाएगा, और अगर इसमें I2 आया तो इसमें I2 जाएगा और यहाँ से भी I2 ही जाएगा। यानी ये जो रेजिस्टेंस है बीच वाले, ये बेकार हो गए। इन रेजिस्टेंस को आप यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये इस तरह का सर्किट बन रहा है कि इसमें करंट जाएगा ही नहीं। यानी एक्चुअल में इस सर्किट कैसा हो जाएगा, ये सर्किट ऐसा हो जाएगा। अब इसमें सारे आंसर आ जाएंगे आपके। तो ये इस तरह की सिमेट्री बन रही कि जितना करंट इसमें जाना चाहिए उतना इसमें से जाना चाहिए, क्योंकि आप देखो एक तरह से प्लेन मिरर सिमेट्री जैसा दिख रहा है, उतना ही इसमें जाना चाहिए। इसका मतलब इधर से कोई करंट जाएगा नहीं, यानी यहाँ से भी करंट 2 एम्पियर निकल जाएगा। इस तरह की सिमेट्री है। तो हो गया हमारे पास में 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। ऊपर कितना हो गया 6, इतना नीचे क्या हो गया 12। तो 1/12 प्लस 1/6 यानी कितना हो गया 3 यानी 4। इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 4। यानी इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ में आ गया। ऊपर कितना है 6 और नीचे 12, तो 1/6 प्लस 1/12, तो 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12 कितना मिलेगा 1/4 मिलेगा। तो r इक्वल टू 4 आ गया, r इक्वल टू 4 आ गया। तो करंट कितना फ्लो कर रहा हो मिल जाएगा अपने को। तो ये 4 ओम है, ये प्लस माइनस ये 12 वोल्ट है। यहाँ से जो करंट जा रहा है दरअसल वो कितना हो रहा है, कितना हो जा रहा है 3 एम्पियर हो जाएगा। ये तो समझ में आएगा होगा आपको। फिर ये कह रहा है कि करंट थ्रू PQ वायर, PQ वायर से 0 है, क्योंकि PQ वायर कहाँ था हमारा, ये यहाँ है। तो ये P और ये Q, क्योंकि करंट 0 है तभी तो नहीं काउंट किया मैंने। तो ये सही है, B सही है। पोटेंशियल एट S इज लेस देन दैट एट Q, है ना। तो यहाँ का भी देख लो। तो Q की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पहली बात तो ये है कि जो यहाँ देखो ये 2 एम्पेयर है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखो कहाँ है ये हमारे पास, S यहाँ है और T यहाँ है। वो कैसे चेक करेंगे कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है कि नहीं है, तो आपको बताया था ब्रांच में लिख लेंगे ना। तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मैं ये वाली क्वेश्चन ले लेता हूँ, मतलब यहाँ से, क्योंकि हमें बताना है कि कौन ज़्यादा है। तो यहाँ से ऐसा करते हैं ना, यहाँ से सीधा चलो आप ऐसे इन दोनों पॉइंट के बीच में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे देखो, मैं लिखूंगा BQ माइनस BS, BQ माइनस BS। तो मैं करंट की डायरेक्शन में यहाँ जा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा इसको लिखूंगा 4 इंटू I2, है ना। उसमें करंट कितना माना मैंने, I2 मान रखा है, और इस वाले में तो करंट ही 0 है, इस वाले में तो
तो सीधा सीधा क्या आ गया मेरे पास में, इसका मतलब सीधा दिख गया कि वी क्यू बी एस से ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एट एस इज लेस देन दैट एट क्यू, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से पता चला है क्योंकि I2 तो पॉजिटिव होगा। फिर I2 कितना है, तो चलो ये लूप बना लेते हैं ना, ये वाला, क्योंकि इस वाले में कितना करंट जा रहा है, इस वाले में करंट जो जा रहा है वो क्या है, I2 करंट है। इसमें जो करंट जा रहा है वो I2 माना हम लोगों ने, तो वो I2 होता हुआ यहाँ से आ जाएगा ना, और इसमें क्या माना हमने, I1 माना है, यहाँ से I1 होता हुआ तो इसमें मिला के कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 ना। हमें तो I2 चाहिए, तो लूप मैंने बताया दिया कैसे लेना है, क्या लिखेंगे, -12 + 4 + 4 12 I2 = 0, यानी I2 इक्वल टू कितना हो गया, 1 एम्पियर। तो गलत आ रहा है लेकिन, अच्छा I2 सॉरी ऊपर वाले का माना उसने, सॉरी, इस I1 की बात कर रहा है वो, तो I1 भी निकाल लेते हैं। I1 कितना आ रहा है, तो -12 + 6 I1, तो I1 पूछा दरअसल वो, तो I1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ, 2 एम्पियर, मैंने उल्टा मान लिया। तो I2 ऊपर मान रहा है, I1 नीचे मान रहा था, है ना, तो मैंने उल्टा माना। I2 मतलब ये भी सही है, तो डी भी सही है, इसके चारों ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है भाई सबको? सर वो लिखना है, पोटेंशियल वाला फिर से बता सकते हो? कौन सा पोटेंशियल वाला? पोटेंशियल वाला देखो ना, इन दोनों के बीच में लिखा ना मैंने, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट इस पॉइंट के बीच में, है ना। तो आप देख रहे हो कि इसमें तो करंट ही नहीं है ना, तो करंट ही नहीं है, तो मैंने वो लिखवाया था ना आपको, कोई भी 2 पॉइंट चूज करने का तरीका बताया था ना, बी ए माइनस बी बी, फिर हम लोग उस लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ ना ऐसे, इसके बीच में कौन आ रहा है देखो, यहाँ पहले 4I2 लिखा ना मैंने, तो वी क्यू माइनस बी एस लिखूंगा ना, तो क्या लिखूंगा, 4 × I2 लिखूंगा ना, 4 × I2, और इसमें तो करंट ही नहीं है इस वाले ब्रांच में, तो यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो करंट ही 0 है, क्योंकि तो हटा देता हम लोगों ने। नहीं समझे अभी भी? समझा सर। नेक्स्ट हमारे पास में 12, ये लिख लिया ना, हाँ सर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हीटर ऑफ इलेक्ट्रिक केटल इज मेड ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल। मान लो ये एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और ये डी है। इट टेक्स 4 मिनट्स टू रेज द टेम्परेचर। मान लो ये हमारे पास में ये कंटेनर है, ये केटल है मान लो, और इसमें ये मान लो वाटर भरा हुआ है, और यहाँ से ये वायर जा रहा है ऐसे, इसका मास हवा की कैपेसिटी से चेंज इन टेम्परेचर कितना बता रहा है, ये 40 केल्विन बता रहा है। ओके, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या दरअसल यहाँ, तो यहाँ हम करंट तो पास हो ही रहा है, लेकिन आपको ही मालूम है कि घरों में जब ये यूज़ करेंगे हीटर, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना मानेंगे हम लोग यहाँ, वो V0 मान लेंगे, है ना। तो यानी V0 अगर है और इसका रेजिस्टेंस क्या है यहाँ R0 है, क्या लिखेंगे पावर यहाँ V0 होल स्क्वायर इंटू R0। ये हमारे पास में क्या है दरअसल, ये हमारे पास में है dH/dt है ना, क्या है dH/dt है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग ये इक्वेशन होती है mdt/dt, dH/dt द रेट ऑफ, ये जो है ना dH/dt क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड है, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो आप देख रहे हो कि V0 भी कांस्टेंट है, R0 भी कांस्टेंट है, MS तो कांस्टेंट है ही, और dt अपने को दे रखा। तो ये जो नीचे का है ना d × t, ये क्या है, ये टाइम को लेकर है ना, चेंज इन टाइम है। यहाँ आप लिख दोगे V0 का होल स्क्वायर बाई R0
dt इक्वल टू ms dt। तो खैर इसको भी इंडिकेट करोगे और इसको भी करोगे तो फाइनली ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, v नॉट का होल स्क्वायर बाई आर नॉट इंटू टी और ये ms इंटू डी टी आ जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन हमारे पास में है। तो आर नॉट की वैल्यू क्या है पहले तो देख लेंगे हम लोग। इस केस में आर नॉट क्या है, रो एल बाई पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर है, ये कह रहा है देखो, क्योंकि ये हमारे पास में वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर नॉट है। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई और दूसरी इक्वेशन ये आ गई, इसको यहाँ रख देंगे, है ना। इन दोनों को यूज करेंगे आगे चल के हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दिस हीटर इज रिप्लेस्ड बाय न्यू हीटर हैविंग टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, यानी रो सेम है, ईच ऑफ लेंथ, यानी अभी इस केस में लेंथ तो एल ही है, 2 वायर इसने लिए, लेकिन अब इसका डायमीटर 2d है, ऐसे 2 वायर लिए इसने। ये 2d है। ओके, अब इन दोनों वायर को लेके बात कर रहा है, ये हमारे पास में ये आगे का केस है मतलब। तो क्या कह रहा है, द वे these are connected is given in the options, how much time in minutes will it take to raise the temperature of the same amount of water by amount of water by 40 Kelvin। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है ना। तो क्या क्या पहले बात कर लेते कि सीरीज में मान लो ये रेजिस्टेंसेस क्या है, सीरीज में ऐसे हमने कनेक्ट किया, तो ये भी आर है ये भी आर है, तो मिला के कितना हो जाएगा, ये 2R आ जाएगा। तो 2R आ जाएगा तो ये वाली इक्वेशन में यूज करूंगा ये, लेकिन पहले आर निकाल लेता हूँ। आर क्या होगा इस केस में, आर होगा रो एल बाई पाई डी का होल स्क्वायर ना। तो अब इस केस में क्या होगा देखो, v नॉट का होल स्क्वायर बाई 2R इंटू T1 इक्वल टू ms डेल्टा टी। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारे पास में। यहाँ R की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगा। अब दूसरे केस में पैरेलल की कह रहा है, तो पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v नॉट का होल स्क्वायर बाई R बाई 2 इंटू T2 इक्वल टू ms डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 4। तो आपके पास में 1 3 4 इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, इक्वल कर दो, आ जाएगा आंसर, तो टाइम मिल जाएगा आपको। और आर की वैल्यू इस केस में ये दे रखी है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। बेटा बात समझ में आ गई? हाँ सर। कर लोगे ना, लिख लिया ना भाई सबने? हाँ नहीं लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसा यार आराम से लिख रहा हूँ मैं धीरे धीरे, इसलिए कि आप लोग लिख सको। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब 13 को मैं देखो ऐसा बना लूं क्या, आप ध्यान से समझिएगा, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। ये हमारे पास R1 हो गया, ये प्लस और ये माइनस, ये V1 है और ये R2 मैंने यहाँ ले लिया, और इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ ऐसा, यानी ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस और ये ऐसा ले लिया मैंने। ये R3 है और ये प्लस ये माइनस और ये V2 है। ये क्लियर है भाई? मैंने ऐसे इसको फिगर को देखते हुए मैंने रीड्रॉ कर लिया सर्किट। इसका मतलब है मैं क्या करूँगा, यहाँ ध्यान से देखो आप, मैं ये बैटरी और ये बैटरी दोनों पैरेलल में, लेकिन ध्यान से देखो एक में क्या, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो क्या करेंगे हम लोग, मैं इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे इसका EMF जो लिखेंगे, तो लिखेंगे V2 बाई R3 माइनस V1 बाई R1 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R3।
ऐसा लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है द करंट इन रेजिस्टेंस R2 वुड बी 0। मतलब क्या हुआ? इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये R2 आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस और ये E आ जाएगा। आप ये देखो इस सर्किट के अंदर, यानी यहाँ करंट जीरो होने का मतलब क्या हुआ? करंट जीरो तभी हो सकता है जब E की वैल्यू क्या हो? जीरो हो। ये बात समझ में आए पहले तो। E की वैल्यू जीरो होने का मतलब इसको जीरो कर दो, इसको जीरो करने का मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो V1 सॉरी तो V2 R1 माइनस V1 R3 इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। इन दोनों को इक्वल कर दें तो V1 R3 इक्वल टू क्या आना चाहिए? V2 R1। ये इक्वेशन समझ में आई सबको? भाई ये लॉजिक समझ में आया पहले तो? जो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इसने कहा कि R2 में करंट जीरो होना चाहिए। R2 में करंट जीरो होने का मतलब E को जीरो होना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो पहला ऑप्शन देखो बाप, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इस इक्वेशन के हिसाब से चलेंगे हम लोग। R2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन R1 R3 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? अगर V1 इक्वल टू V2 हुआ तो इसका मतलब R1 इक्वल टू R3 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही है। भले ही R2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इन दोनों की इक्वल भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं। मैंने कि R1 इक्वल टू R3 होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरा ऑप्शन पे जाओ कि V1 इक्वल टू V2, तो वापस से भाई R1 इक्वल टू R3, भले ये 2R2 हो या 3R2 हो, कोई मतलब नहीं है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्योंकि R2 के बारे में हमें क्या लेना देना हो? तो करंट जीरो है उसमें, तो हमें तो R1 R3 से मतलब है, तभी तो ये जीरो होगा। सी ऑप्शन देखो अब आप, V1 इक्वल टू 2V2 रख दो, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो क्या रखेंगे? 2V2 R3 इक्वल टू V2 R1, यानी इसका मतलब R1 इक्वल टू क्या आना चाहिए? 2R3 है क्या? नहीं है, नहीं है। क्या दिया है? 2R1 इक्वल टू R3 दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ओके, डी ऑप्शन पे चलते हैं। डी में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 2V1 इक्वल टू V2 है, रख दो वहाँ V2 की वैल्यू, तो V1 R3 इक्वल टू 2V1 R1, यानी R3 इक्वल टू क्या आ गया? 2R1। तो R3 इक्वल टू 2R1 है, तो मैच कर रहा है। हाँ, R3 इक्वल टू 2R1 है, भले R2 के इक्वल, क्या मतलब है? हमें तो इससे चाहिए था, यानी डी ऑप्शन भी हमारा सही है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया A, B एंड D। A, B एंड D आंसर आना चाहिए। भाई बात क्लियर है? चलें आगे। सर ये ऑप्शन में वो इक्वल टू R2 कैसे हुआ? बेटा हो सकता है ना, इसको 2R2 कर दो। मान लो ये जरूरी नहीं है, एक मिनट, इस ऑप्शन में एक मिनट भाई, R2 की कुछ भी हो, मैंने क्या कहा? ये होना चाहिए, ये वाला पॉइंट, ये ज्यादा जरूरी है। ये भी हो सकता है, मैं फिर से बताता हूँ, इसको आप ये भी लिख सकते हो। ये ऑप्शन में आप, क्योंकि V1 इक्वल टू V2 है, तो ये R1 इक्वल टू R3 तो होना चाहिए, भले ये 6R2 है, हमें क्या लेना देना? हो सकता है ना, तो ये भी सही हो जाता। मैंने ये भाई R2 की वैल्यू कुछ भी हो, उसमें तो करंट जीरो ही बनेगा ना हमेशा, इस कंडीशन को देखते हुए। हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट हमारे पास में 14, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा सबने, है ना? गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद दिस करंट। देखो एक गैल्वेनोमीटर है, यानी उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट वो अपने को दिया है 0.006, यानी 6 मिली एम्पियर, और इसका अपना रेजिस्टेंस होगा Rg। Galvanometer gives full scale deflection with 0.006 ampere current by connecting it to 4990 resistance. It can be converted into voltmeter of range। मतलब
ये गैल्वेनोमीटर है और एक रेजिस्टेंस, इसका मतलब सीरीज में लगाया होगा, इसको हम लोग बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस। कितना दिया है? 4990 ओम। तो इसकी रेंज कितना बता रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो बता रहा है, ये मैक्सिमम वोल्टेज कितना बता रहा है इसका? 30 वोल्ट बता रहा है। 0 से 30 वोल्ट का मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो करंट जाना चाहिए वो कितना जाना चाहिए? वो IGF जाना चाहिए, मैक्सिमम करंट जाएगा तभी तो मैक्सिमम वोल्टेज की बात करूंगा मैं। तो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी, यानी 30 = RG प्लस RH इंटू IGF। और IGF की वैल्यू मुझे यहाँ दिया हुआ इसने 6 मिली एम्पियर है। तो ये आ गया हमारे पास। फिर क्या कह रहा है? इफ कनेक्टेड टू दिस रेजिस्टेंस इट बिकम एन एमीटर ऑफ दिस वन। यानी दूसरे केस में कह रहा है ये शंट रेजिस्टेंस लगा दिया इसने S। तो अभी भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की बात करूंगा उस केस में जब इसने कहा कि 0 से लेकर 1.5 एम्पेयर, यानी इसमें करंट कितना की बात कर रहा है? 1.5 एम्पेयर। मैक्सिमम करंट 1.5 एम्पेयर है। वो तभी होगा जब इसमें करंट कितना जाना चाहिए? गैल्वेनोमीटर में IGF जाना चाहिए। तो इसमें कितना गया? 1.5 माइनस IGF। और IGF की वैल्यू अपने को यहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया? ये तो ये आ गया हमारे पास में। और ये S कितना बता रहा है? ये S बता रहा है 2N/249 ओम। ऐसे करंट इसमें चला जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? द वैल्यू ऑफ N बताओ। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? देखो ये लूप बना लो। तो जाएगा IGF RG माइनस S इंटू 1.5 माइनस IGF, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। बाकी आपको सब दिया हुआ है, यहाँ से देखो सब चीजें दी हुई है। कर लोगे? कैसे दी हुई बताता हूँ मैं आपको। IGF दे रखा है, RH दिया हुआ है, तो RG मिल जाएगा। RG मिल जाएगा तो यहाँ रख दो, RG को रख दोगे, RG की वैल्यू इसमें रख दो, IGF की वैल्यू रख दो, तो S मिल जाएगा। S को फिर इससे कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे भाई? बात समझ में आई? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना भाई इसमें? नहीं सर। नेक्स्ट हमारे पास में 15। में हमें दिया है कि एक ऐसा सर्किट है जो कि ये तो मीटर ब्रिज दिया है इसने। वैसे तो मैं एरर पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी बताऊंगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को तो यहीं कर देता हूँ। तो ये ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास में थिक स्ट्रिप्स होती हैं। यहाँ का जो रेजिस्टेंस है ये R है, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो 90 ओम है, और ये गैल्वेनोमीटर यहाँ है, और यहाँ जाके ये बैलेंस मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें I0 हो गया, और एक का मिल रहा है 40 सेंटीमीटर। इसको मैं L ले लेता हूँ, तो 100 माइनस L हो जाएगा, क्योंकि मीटर ब्रिज है। यहाँ L की वैल्यू कितना दिया इसने? 40 सेंटीमीटर दिया है। ओके, अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। R/90 = L/100 माइनस L। यहाँ हो जाएगा R = 90L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L। अब यहाँ क्या है कि कॉन्सेप्ट है, इसके दो मेथड है एरर निकालने के, लेकिन यहाँ जो पहला मेथड है वही यूज़ कर रहा हूँ मैं। वो दूसरा मेथड आपको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो लॉग लेते हैं यहाँ, ठीक है? क्या कर देते हैं? लॉग ले लेते हैं। अच्छा, पहले लॉग लेके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ln R, हमेशा बेस ई में लेते हैं। तो ln 90 प्लस ln L माइनस ln 100 माइनस L, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो dr/r ये तो 0 हो गया, प्लस dl/L माइनस d 100 माइनस L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हो जाएगा dr/r = dl/L, और d 100 का क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा हमारे पास में dl/100 माइनस L। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
डीएल को बाहर निकाल लेते तो कितना हो जाएगा 100 माइनस एल प्लस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू 100 माइनस एल, तो कितना हो गया 100 डी एल डिवाइडेड बाई एल इंटू 100 माइनस एल, तो ये आ गया हमारे पास में डी आर बाई आर। अब क्या कह रहा है, पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से आर की वैल्यू निकाली जाती है, तो ये फॉर्मूला यूज करके इस फॉर्मूले से पहले हम लोग आर निकाल लेंगे। तो एल की वैल्यू 40 दे रखा है, तो पहले आर निकाल लेते हैं। तो 90 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60 है ना, तो कितना आ जाएगा इस पे आप सॉल्व करेंगे तो 60 से 60 ओम आ गया है ना, कितना आ गया 60 ओम आ गया, सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं वापस से। During an experiment with a meter bridge, the galvanometer shows a null point when the jockey is pressed at 40 centimeter. Using a standard resistance of 90 ohm as shown in the figure, the least count of the scale used in the meter bridge is 1 mm. The unknown resistance की वैल्यू बताना है। तो unknown resistance की वैल्यू दरअसल इसने जो दिया है ना, वो इस तरह से दिया R प्लस माइनस डी आर फॉर्म में। इसका मतलब ये एरर की बात कर रहा है तो डी आर की बात कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, इसने कहा कि जो लेंथ है मीटर ब्रिज की, ये जो लेंथ है उसका जो लिस्ट काउंट है, जो मिनिमम मेजर कर सकता है वो 1 mm है। और 1 mm कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होता है ना, वही उसकी मैक्सिमम एरर भी मानी जाती है। इसका मतलब डीएल की जगह, डीएल क्या है, एल की एरर है। जैसे मैं आर की एरर क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ डी आर है, आर जो रेजिस्टेंस उसकी एरर क्या है, यहाँ डी आर है। तो उसी तरह लेंथ की एरर क्या है, यहाँ डीएल है। तो डीएल यहाँ कितना हो जाएगा 1 mm हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम जो मिनिमम उसका जो होता है, जो मेजर करने की जो वैल्यू होती है या लिस्ट काउंट जो होता है, वही उसकी इंस्ट्रूमेंट की मैक्सिमम एरर मानी जाती है। तो इसका मतलब एल में मैक्सिमम एरर क्या हुई 1 mm हुई। तो अब इस फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे। तो आप देख रहे हो कि डी आर बाई ये कितना आया 60, 100, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, तो 10 टू पावर माइनस 2 इंटू डी एल, डी एल कितना, तो 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एल कितना है, तो 40 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। यहाँ क्या मिलेगा आपको 60 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 है ना। इसको सॉल्व करिए तो आप देख रहे हो कि 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ देखो अब आप इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास डी आर इक्वल टू क्या रहा, देखो नीचे 40 है और ये देखो ये मिला के कितना हो गया, तो यहाँ चला जाएगा हमारे पास में 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बाई 40, यानी हो गया 10 बाई 40 यानी 1 बाई 4, यानी डी आर की वैल्यू आ गई है 0.25 ओम। इसका मतलब है कि यहाँ आर प्लस डी आर की वैल्यू होनी चाहिए 60 प्लस माइनस 0.25 ओम। ये आंसर होता है। तो दरअसल ये वैसे एरर का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ इसको इस तरह से करेंगे तो मेरे ख्याल से ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसका एक और है मेथड बताएंगे आपको, है ना, कि कैसे ये वाली इक्वेशन को हम लोग यहाँ से पहुँचते हैं। इसका एक और मेथड है, ये मेथड जनरली ले लेते हैं हम लोग, लेकिन ये हमेशा वैलिड हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब इसको आप हमेशा लगा सकते हो, या डिवीजन होता है तब भी हमेशा लगा सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। चलो 15 भी हो गया, 16 भी बताना है। चलो 16 भी बता देते हैं, थोड़ा पैसा वसूल करेंगे आप तो, आप लोग हैं। ये हमारे पास में ऐसा कुछ दिया है, दरअसल P इस साइड है और Q इधर पीछे है ना, और ये लेंथ अपने को L मान लेते हैं जो कि दिया हुआ है, और ये यहाँ भी दिया है इसने ऐसा।
इसने अपने को एक तो दिया आयरन और बार का क्या दिया इसने, एल्यूमिनियम दिया हुआ है। ये जो दिया ये एल्यूमिनियम है ना। तो P और Q, P पॉइंट इधर है और Q पॉइंट पीछे। तो अपने को ये लेंथ भी दिया हुआ इसने, ये कितना दिया देखो, ये दिया है 2 mm और ये कितना दिया है 7 mm। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, याद आ रहा है। करंट की डायरेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, लेंथ मानते हैं। तो यहाँ एरिया क्या होगा, तो पहले देखो इसका लिख रहा हूँ मैं R, क्योंकि यहाँ आयरन है ना और बार क्या है एल्यूमिनियम है इसमें। तो पहले आयरन का लिखते हैं, क्या लिखेंगे, रो एल डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया कितना है इसका 2 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -6 ना, ये रो एल्यूमिनियम है। फिर है आर, सॉरी आयरन है, रो आयरन है, रो एल्यूमिनियम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रो एल्यूमिनियम एल डिवाइडेड बाई, इसको लिखेंगे दरअसल हम लोग 49 माइनस 4, 49 माइनस 4 इंटू 10 टू पावर -6। आप ये देखो दोनों पैरेलल में है, यानी इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा आर आयरन आर एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई आर आयरन प्लस आर एल्यूमिनियम। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। क्योंकि बैटरी कहाँ लगा रहा है, बैटरी दरअसल इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा रहा है। यहाँ बैटरी ऐसे कनेक्ट कर रहा है, ये प्लस है माइनस है, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है इसमें, करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं। सिंपली क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं। 17 लिख लिया ना भाई सबने, आगे चलें। हाँ लिखो। हाँ सर हो गया। हो गया, लिख लिया ना पूरा। नेक्स्ट हमारे पास में 17। In the following circuit, the current through resistor R equal to 2 ohm is I ampere. The value of I is, क्या बताएं, देखो आप समझना नहीं चाहते, देखो वीटी स्टोन ब्रिज बन रहा है बीच में, मालूम है, पर आपने सर्किट देख के डर गए। ये हमारे पास में ये माइनस है प्लस, ये 6.5 वोल्ट है। ये देखो यहाँ ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 8 ओम है, ये 4 ओम है, ये हमारे पास में 2 ओम है और ये 6 ओम है, ये 10 ओम है, ये 4 ओम है और ये 12 ओम है। ध्यान से देखो आप इसमें, ये वाला पार्ट देखो आप, ये वीटी स्टोन ब्रिज बन रहा है देखो। तो वीटी स्टोन ब्रिज बन रहा है, तो आप देखो ये बेकार हो गया ना, इन दोनों के बीच में जो 8 ओम रेजिस्टेंस है तो बेकार हो गया, और ये 1 ओम और ये 2 ओम मिला के सीरीज में आ गए, और ये 2 ओम और 4 ओम ये भी मिला के सीरीज में आ गए। तो ऊपर कितना मिल गया अपने को, यानी इधर मिला अपने को 3 ओम, नीचे मिला 6 ओम, तो कितना हो गया, यानी अल्टीमेटली इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। कैसे, क्योंकि 3
और 1/3 प्लस 1/6 तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो 2 ओम आ गया। यानी इसको हटा के मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ देखो, यानी ये बन जाएगा हमारे पास में सर्किट, ये 2 ओम है ये, और ये हमारे पास में यहाँ है, और ये मिला के यहाँ ये आ गया, ये 2 ओम आ गया, और ये 6 ओम है, और ये 10 ओम है, और ये हमारे पास में आ गया, तो ये 12 ओम है, ये 4 ओम है, और उसके बाद ये सर्किट हमारे पास में ऐसा हो गया, तो ये प्लस ये माइनस, ये 6.5 वोल्ट है, R इक्वल टू 2 ओम है। फिर से देखो अब आप व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, देखो बन रहा है, यानी फिर से इस पॉइंट को देखो आप, इसको इस पॉइंट को, ये बेकार हो गया, यानी इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। बात क्लियर है भाई सबको? तो इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखो कितना हो गया, आप देखो ये दोनों किस में आ गए, 2 ओम और 4 ओम किस में आ गए, पैरेलल सीरीज में आ गए, और ये 6 ओम और 12 ओम किस में आ गए, सीरीज में। तो ऊपर कितना मिल रहा है अपने को 6, और नीचे कितना मिल रहा है 18, तो 1/6 प्लस 1/18 ये R इक्वलेंट होगा, तो आप देखो ये कितना हो जाएगा 18, फिर 3 प्लस 1 यानी कितना हो गया 4/18, यानी R इक्वलेंट आ गया हमारे पास में 9/2 एम्पियर। यानी इस पूरे का मिला के कितना आ गया, इस पूरे का मिला के आ गया हमारे पास में 4.2, यानी ये आ गया हमारे पास में, सॉरी 4.5 ओम, और ये 2 ओम, ये इक्वल टू R है, ये प्लस ये माइनस, ये 6.5 वोल्ट है। तो कितना आ गया देखो करंट इसमें 1 एम्पियर आ गया, तो 6.5 माइनस के साथ प्लस 6.5 I इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू आ गया 1 एम्पियर। यही आंसर है। बात समझ में आ गई नहीं आई? समझा सर। लिखना है तो बोलो, नहीं लिखना है तो फिर आगे चल लें। लिखना है नहीं लिखना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं मैं। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में 18 बताते हैं। 18 किसने किया, कोई बताएगा मुझे? किसी से हुआ 18? लोग कैसे करेंगे? An infinite line charge of uniform इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, यानी ये हमारे पास में एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया भाई लैम्बडा है। Lies along the axis of an electrically conducting infinite cylindrical shell of radius r, यानी ये ऐसा है, एक शेल दिया है ऐसा, जिसकी रेडियस आर है, ये भी इनफाइनाइट है ना। Lies along the axis of an electrically conducting infinite cylindrical shell of radius r at time t equal to 0. The space inside the cylinder is filled with a material of permittivity E, है ना, material of permittivity E and electrical conductivity sigma, यानी यहाँ भर दिया है मटेरियल हमने। तो क्या क्या दिया है इसने अपने को, सिग्मा और एप्सिलॉन दिया हुआ है, मटेरियल ऑफ परमिटिविटी दिया हुआ है। यानी इसका मतलब ये एप्सिलॉन जो है ये के की वैल्यू दिया, मतलब इसका मतलब के दिया है ना, ये मतलब हुआ स्पेस इनसाइड सिलेंडर इज फिल्ड विद द मटेरियल परमिटिविटी, नहीं ये यानी के इनटू एप्सिलॉन नॉट ये दिया हुआ है। यहाँ के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, इसने सीधा एप्सिलॉन दे दिया अपने को।
और कंडक्टिविटी भी दे दिया इस मटेरियल की। द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द मटेरियल फॉलोज ओम्स लॉ। Which of the following graphs best describe the subsequent motion variation of the magnitude of current density at any point in the material? मतलब ये हुआ, इस पर ये चार्ज दिया हुआ है, इस पर, इस वायर पर, है ना। चार्ज क्या दिया इसने, ये। अब ये चार्ज क्या करेगा, क्योंकि इसके ये जो मटेरियल है ना, इसके कंडक्टिविटी भी दे दिया इसने। इसका मतलब यहाँ से चार्ज क्या करेगा, लीक करना शुरू कर देगा। और लीक कैसे करेगा, वो रेडियली। तभी तो दोनों को इन्फाइनाइट दिया उसने। तो रेडियली क्या करेगा, यहाँ से चार्ज लीक करना शुरू करेगा और सारा चार्ज कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एल लेंथ का मानूंगा पहले, उसके लिए बात करेंगे। किसके लिए, एल लेंथ के लिए मानेंगे। तो यानी एल लेंथ के लिए मान लेंगे तो इनिशियली चार्ज क्या लिखूंगा मैं, क्यू नॉट, और वो कितना होगा, लेमडा इंटू एल, है ना, लेमडा इंटू एल। आप चाहो तो इसको लेमडा नॉट ले लो, मान लो इनिशियली ये लेमडा जो बोल रहा है उसको मैं लेमडा नॉट ले लेता हूँ। धीरे धीरे क्या होगा, लेमडा चेंज करेगा, किसी टाइम टी बाद क्या होगा, तो किसी टाइम टी की बात करेंगे। ये तो था, यानी ये लेमडा नॉट ले लिया मैंने, तो ये तो है एट टाइम टी की बात। तब ऐसा है एट टाइम टी इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ किसी टाइम टी की। फिर ऐसा ही क्वेश्चन एक और बनता है, बताऊंगा मैं आपको, उसका स्फेयर को लेकर भी बनता है ऐसा क्वेश्चन। तो एट टाइम टी, तो जब टाइम टी की बात करेंगे तो यहाँ आप देखोगे इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या रह जाएगी, लेमडा रह जाएगी ना। और ये हमारे पास में, ये तो इनफाइनाइट है, और ये दे रखा आपने को ऐसा, ये भी इनफाइनाइट है, ये जो सिलेंडर है ये भी इनफाइनाइट है। तो यहाँ रह गई लेमडा, किसी टाइम टी की बात किया हमने। और रेडियली इसमें क्या करेगा, करंट जाएगा ऐसे। इसने कहा ओम्स लॉ वैलिड है ना। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ इसका टॉप व्यू ले रहा हूँ मैं, है ना, मैं इसका टॉप व्यू ले रहा हूँ। और मैं बात किससे कर रहा हूँ अभी, एल लेंथ के लिए बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना है। इसके लिए बात करें तो इसका मतलब यहाँ एल लेंथ की बात करें तो यहाँ चार्ज क्या रह जाएगा, लेमडा इंटू एल रह जाएगा ना, यानी क्यू चार्ज रह जाएगा इसके ऊपर। ओके, तो अगर मैं इसका टॉप व्यू की बात करूँ, यानी मैं एक तरह से यहाँ से देख रहा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको, इसका टॉप व्यू क्या मिल जाएगा। अभी समझते जाइए, लिखिए मत, में लिखवा दूंगा इसको वैसे भी, क्योंकि थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। तो ये हम लोग यहाँ से देख रहे हैं टॉप से, ये वायर है, करंट रेडियली ऐसे जा रहा है। अब ये जो मैंने बाहर बना दिया वैसे बनाना नहीं चाहिए था, करंट तो यहाँ तक ही जा रहा है ना, यहाँ तक ही जा रहा है भाई, वहाँ बाहर थोड़ी जा रहा है, वो बन गया वो, यानी करंट ऐसे जा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आर डिस्टेंस पर जाके एक डी थिकनेस की एक शेल ले रहा हूँ, सिलेंड्रिकल शेल ले रहा हूँ मैं, जो कि एल लेंथ की है। मैं आर पे जाके डी थिकनेस की मैंने ये शेल ली। मुझे मालूम है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस इंस्टेंट पर, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा कि नहीं होगा, ये तो मानते हो। अब आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट होता है डी वी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। सॉरी, ये वेक्टर नहीं है, सॉरी, ये होगा। तो इसको अब देखो, हम आर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम आर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आर है हमारे पास में, तो यानी इसको लिख सकते हैं आप डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो हमारे पास ए इक्वल माइनस ए इक्वल टू क्या आ गया, डी वी बाई डी आर आ गया, है ना। अब ध्यान से समझना, देखो इस कॉन्सेप्ट को। करंट इसमें रेडियली जा रहा है, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था कि रेजिस्टेंस कैसे देखना उसका, है ना। तो आप देखो इस शेल का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ शेल का रेजिस्टेंस डी आर, शेल का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। उसको क्या लिखोगे आप, रो की जगह क्या लिखना है यहाँ, 1/सिग्मा ना, क्योंकि आपको पता होगा रो इक्वल टू क्या होता है, 1/सिग्मा होता है ना। और डी आर लिखोगे
और एरिया क्या लिखोगे इसका? एरिया लिखोगे 2 पाई सर आप आर स्क्रीन नहीं एल। दिख ये लॉजिक समझ में? स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही सर आपकी। एक मिनट रुको, आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अभी दिख रहा है क्या? हाँ ये सर। ये इक्वेशन समझ में आए मैंने कैसे लिखा? ये मैंने आपको लिखना सिखाया था, याद हो तो? एक सिलेंडर लिया था, शॉर्ट क्वेश्चन था, याद आ रहा भाई? अब याद नहीं आ रहा तो भाई बेटा फिर आगे का क्या बताऊं मैं, बताइए। जो पढ़ाया जाता हो तो याद रहता नहीं है। ये आ गया हमारे पास में डी आर, यानी हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, मैंने केवल इतने का ही तो लिखा। अभी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही? नहीं सर। नहीं सर। सबसे गायब हो गई ना। एक मिनट रुको। लोग परेशान करने में लगे रहते हैं। हाँ, अभी समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना भाई सबको अब तो ये आ गया हमारे पास में। तो इस शेल का आप देखो, ये जो डीबी है ना, दरअसल ये इसका डी आर रेजिस्टेंस है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ लिखूंगा डीबी बाई ना, रेजिस्टेंस मिल गया, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा यहाँ, वो क्या लिखोगे आप? डीबी बाई डी आर ही तो लिखोगे ना, ठीक है नहीं? तो इसको ऐसा करते हैं, मैं मैग्नीट्यूड ही ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? आई इक्वल टू डीबी, डीबी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? ई डी आर बाई, यहाँ से रख रहा हूँ मैं इसमें, और डी आर की वैल्यू क्या मेरे पास में? डी आर की वैल्यू है डी आर, और ये हो जाएगा सिग्मा 2 पाई आर एल, है ना? अच्छा, यहाँ ई जो लिखा ना, दरअसल ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन है ना? तो यहाँ एप्सिलॉन लूंगा मैं, तो ये आ गया हमारे पास में। तो डी आर से तो डी आर कैंसिल आउट हो गया, है ना? अब क्या कह रहा है? तो यहाँ देखो आई बाई जे की बात कर रहा है, करंट डेंसिटी, उसको क्या लिखोगे आप? 2 पाई आर एल लिखोगे ना, और ये इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा इंटू ई ना, सिग्मा इंटू ई लिखोगे, है ना? ये लिखोगे। लेकिन एक चीज है इसमें, एक बात और ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग, आप देख रहे हो कि हम लोग किधर से किधर जा रहे हैं, ये समझना जरूरी है। हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, है ना? और आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली लैम्बडा क्या कर रहा है यहाँ? डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी एक तरह से लैम्बडा डिक्रीज करने का मतलब क्यू डिक्रीज कर रहा है, क्यू डिक्रीज करने का मतलब करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अभी समझाता हूँ मैं आपको। तो ये तो हो गया सिग्मा इंटू ई, और 2 पाई आर एल इधर चला गया, ये आ गया हमारे पास में जे। तो बताना क्या था इसमें? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द मटेरियल फॉलोज ohm's law, which of the following subsequent motion of the magnitude of current density at any point the material, करंट डेंसिटी का बताना है ना? तो यहां से आ जाएगा, देखो ऐसा करते हैं पहले, ई की वैल्यू क्या है यहाँ? तो सिग्मा लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन इनटू आर हो जाएगा ना। और यहाँ से देखो आप, आई इक्वल टू, पहले आई के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 2 आर से तो 2 पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई आर से तो 2 पाई आर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया सिग्मा लैम्बडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, है ना? अब यहाँ देखो आप, आई को क्या लिखोगे? आई को लिखोगे दरअसल माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि क्यू डिक्रीज कर रहा है ना। और यहाँ से देखो आप लैम्बडा, लैम्बडा एल यहाँ लिखवाया था मैंने, लैम्बडा एल की वैल्यू क्या थी? ये, इसको क्यू लिखोगे किसी भी इंस्टेंट के लिए, तो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन इनटू क्यू, ठीक है? तो मैं अभी इस पॉइंट पर वापस आऊंगा,
अभी यहाँ रहने देता हूँ मैं, पहले इसको निकाल लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, माइनस डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन डी टी, और इसको इंडिकेट करोगे आप तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to t, और इसको इंडिकेट करोगे q टू स्मॉल q, तो ये हो जाएगा माइनस ln q बाई क्यू इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन इनटू टी। तो हमारे पास q की वैल्यू क्या आ गया देखो, तो ये आ जाएगा q e⁻ माइनस सिग्मा एप्सिलॉन t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस क्यू सिग्मा बाई ई मतलब एप्सिलॉन, और ये e⁻ माइनस सिग्मा एप्सिलॉन टी। ये क्या हो गया, करंट आ गया। तो करंट आ गया तो आप देखो यहाँ से जे यहाँ से लिखोगे आप, तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाई 2 पाई आर एल, तो यहाँ रख दो, तो आ जाएगा माइनस क्यू सिग्मा बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन e⁻ माइनस सिग्मा बाई ई टी। ठीक है, ये माइनस दरअसल यहाँ चला जाएगा भाई, क्योंकि ये माइनस था ना, ये यहाँ हो जाएगा माइनस, ये आई लिखा मैंने तो ये प्लस हो जाएगा। यानी हमारे पास आ गया जे इक्वल टू, ये हमारे पास में हो गया क्यू सिग्मा बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन e⁻ माइनस सिग्मा बाई ई टी। यानी इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, जब t टेंस टू 0 होगा तो इसकी वैल्यू कैसी होगी देखो। यानी हमें j और t के बीच में ग्राफ बनाना है, तो आप देखो कि ये ग्राफ ऐसा होगा ना, क्योंकि t टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा 0। यानी इसका आंसर आना चाहिए 18 का आंसर है हमारे पास में सी ऑप्शन। भाई बात समझ में आई? तो थोड़ी इसमें थोड़ी नहीं, कुछ ज्यादा है मैथमेटिक्स में। तो क्या थी, अब लिखोगे इसको, दिख रहा है ना? सो हाँ बोलो। सर इसमें अगर हम I इक्वल टू एन ए वी ड्रिफ्ट इनटू ई वाला फॉर्मूला यूज करके J लिखे और हाँ E को फिर 2k लैम्डा बाई डी ले ले, तो किसको, हाँ E क्योंकि आई इक्वल टू इनफाइनाइट, आपने एन ई, हाँ वो लिख लिया, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से J आ जाएगा I बाई ए एरिया। तो एरिया हाँ भी बिल्कुल के सही, टर्म्स में अगर लिखे हाँ तो एरिया आर की, हाँ तो उससे आ रहा है कि J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है, पर साइन का पता नहीं चल रहा, मतलब ग्राफ अपवर्ड्स ओपन होगा कि डाउनवर्ड्स। नहीं नहीं, आप तो कुछ वो गड़बड़ कर रहे होंगे कहीं, क्योंकि आप यहाँ से देखो, बेसिक पे जाइए, ओम्स लॉ कहाँ से लाया था मैं, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी से तो लाया था ना। हाँ सर। तो फिर अब आप कहीं कहीं कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ कर रहे हो, उसे एक बार चेक करो आप, क्योंकि ये ओके। चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, अलग अलग नहीं है। हाँ सर। ओके, लिखना है कि लिख लिया है? हाँ लिखो, तो फिर लिखो, यहीं से लिखो, शुरू से लिखो, मुझे बोलते जाओ, मैं आगे यहाँ से लिखो, चलो। एक मिनट रुकिए। हो जाए पोटेंशियल सेम हो जाए, आ रही बात समझ में? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। हेलो, हाँ हाँ। ये लिख लो अब आगे का।